आपने आउटलाइन जब बना ली, पेज खत्म हो गया, अब आपने किस तरफ मूव करना है? इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन की कोई हेडिंग नहीं आती, बस आपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट लेना है। अब सबसे पहले इसका तरीका समझते हैं कि इंट्रोडक्शन कितना बड़ा होता है, इसमें क्या चीजें चाहिए। देखें, आपने आउटलाइन बनाई, अब एग्जामिनर कहता है कि अब मैं इसका इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पढ़ूंगा, तो इसके अंदर आपके पास होती है स्टार्टिंग लाइंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास मिड लाइंस आ जाती हैं, उसके बाद आपके पास कंक्लूजन पार्ट आ जाता है, ठीक। अब बहुत सारे लोग इन स्टार्टिंग लाइन को क्या कहते हैं? हुक। सही है, कहते हैं कि जी आपके ना इंट्रोडक्शन में एक हुक होना चाहिए। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती कि हुक क्या चीज होती है। सही है ना, आपको एग्जामिनर को हुक करना आना चाहिए। तो आपने बहुत दफा सुना होगा कि आप हुक करें। भाई हुक का मतलब ये है कि एग्जामिनर आपके इंट्रोडक्शन पढ़ने में मजबूर हो जाए, लेकिन जब तक वो आप लाइन सोचोगे ना, आपका 2 घंटा निकल जाएगा। सही है। इसी तरह से देयर इज एन अप्रोच इन एसे, वो क्या होती है? मिसाल के तौर पे आपने एक फनल देखा होगा, ठीक है। फनल कैसा होता है? ये इस तरह से उसकी वो पाइप होता है और इस तरह से नीचे आके वो ओपन होता है, ठीक है। ये फनल है। और ऐसे में हम फॉलो करते हैं रिवर्स फनल अप्रोच, ठीक है। वो कैसे बनती है? उसका मकसद ये होता है कि स्टार्ट जो है उसका ऐसे होगा, राइट, यानी काफी वाइड बात होगी, और बात करते करते हम उसको नैरो डाउन करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? यानी बात हम बहुत ब्रॉड शुरू करेंगे, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता नैरो डाउन करेंगे, फिर अपने थीसिस पे आएंगे और बात को कंप्लीट करेंगे। हमारी 2 क्लासेस होती हैं, एक में हम इंट्रोडक्शन लिखना सीखते हैं, उसके बाद फिर हम थीसिस लिखना सीखेंगे। सही। ज्यादातर बच्चों का सवाल यही था कि सर ऐसा क्यों है कि हमें इंट्रोडक्शन पे भी कोई स्ट्रेटेजी लगानी है, इसको कैसे करना होता है। तो वही मैंने कहा कि पहले मैं आपको सिखा दूं एक इस तरीके से होता है, और फिर उसको हम देखते हैं, ठीक है। सो रिवर्स फनल अप्रोच के बारे में बात करते हैं। रिवर्स फनल अप्रोच ये कहती है कि आपने बात को ब्रॉड शुरू करना है, यानी स्टार्टिंग लाइंस ब्रॉड होंगी, फिर आपने अपने ऐसे को स्क्वीज करते जाना। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अगर आज टॉपिक मिला है, लेट सपोज ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान, आर बी प्रिपेयर्ड इनफ, ठीक है। ये टॉपिक आया पेपर। अब जब ये टॉपिक आया मेरे पास, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग ना। तो मैं इसको स्टार्ट इस तरीके से लूंगा: द वर्ल्ड इन द 21st century has been facing the menace of global। अच्छा, ये जो जुमला मैंने लिखा है इसको ऐसे से कैसे रिलेट करेंगे? यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इन पाकिस्तान था, लेकिन मैंने कहा से शुरू किया? वर्ल्ड से, ठीक है। द वर्ल्ड इन द 21st century हैज बीन फेसिंग द menace ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आप बोलोगे अच्छा सर ने वर्ल्ड से शुरू किया तो आगे क्या होगा? बोथ टाइप ऑफ नेशन, बोथ टाइप ऑफ नेशंस, कौन सी? डेवलप्ड एंड अंडर डेवलप्ड, या डेवलपिंग, आर फेसिंग my right consequences of related to global warming। ये सब मैं अभी बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। क्या लिखा है ये मैंने कि अब पूरे जो आपका ग्लोब है उसमें 2 टाइप की नेशंस हैं। 2 टाइप की नेशंस कैसे होगी बेटा? एक तो है आपके पास डेवलप्ड, और दूसरी कौन सी है? अंडर डेवलप्ड। यानी कि एक यूएसए समझ लो, एक पाकिस्तान समझ लो। अभी भी मैंने अपने टॉपिक को शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझसे क्या पूछा गया था? पाकिस्तान। यहां तक बात क्लियर है?
क्लियर है तो यस बोल दें, क्योंकि मैंने कोई मुश्किल चीजें तो लिखी नहीं अभी तक बेटा। ये इंट्रोडक्शन आपका शुरू हो चुका है, सही है। आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पे पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस कराते हैं। पाकिस्तान is also among those nations which are currently undergoing severe, या which are facing कर लेंगे, which are facing, अंडरगोइंग को भी कर सकते हैं, which are facing कर देंगे यार, ये डिपेंड करता है हर स्टूडेंट के ऊपर। severe repercussions of global warming। अब देखें यहां पर आके मैंने जुमला क्या दिया कि पाकिस्तान भी उन नेशंस में से है जो इस टाइम क्या फेस कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को फेस। ठीक है, अब आगे बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा, देयर आर मैनी कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, आउट ऑफ विच, यहाँ पे हम कुछ कॉजेज लिखेंगे, कुछ भी कॉजेज हो सकती हैं। उसके बाद हम आगे लेकर चलेंगे, उसके इम्पैक्ट्स बताएंगे, इम्पैक्ट्स के बाद हम उसमें रिकमेंडेशंस के कुछ पॉइंट ऐड करेंगे, और एंड में कंक्लूडिंग लाइन होगी। ठीक है, ये एक पैटर्न है जिसके अंदर आपको डायमेंशन मिल जाए। सिंगल पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन। अच्छा, अब इसका पैटर्न, इसका टेम्पलेट कैसे, स्टार्टिंग लाइंस, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं ब्रॉड। ठीक है, ब्रॉड यानी कि आप ऐसे ही शुरू करोगे दुनिया से या कोई हिस्ट्री की बात करके, फिर टू द पॉइंट। उसके बाद अगर आप अपनी आउटलाइन को, फॉलो योर आउटलाइन, जो जो तुमने अपनी आउटलाइन में बताया है सीक्वेंस वाइज, उसके ऊपर तुमने पैराग्राफ को बिल्ड करते जाना है। यहां तक बात समझ में आ गई, 3 पॉइंट समझ में आ गए। स्टार्टिंग लाइन होंगी, टू द पॉइंट होंगे, आउटलाइन को फॉलो करेंगे। ये बात क्लियर हुई? जी, अब इसको देखते हैं कि किसी ऐसे के ऊपर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ इसको। सिर्फ आपको स्ट्रेटेजी एक बार समझ में आ जाए कि यार इसको करना कैसे, तो ये हो जाएगा। एक ऐसे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मैंने ऐसे लिखा था, करप्शन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इश्यूज फेस बाय पाकिस्तान। ठीक है, ये इसकी आउटलाइन है, ये तो आपको बनानी आ गई है। इंट्रोडक्शन, करप्शन क्या है, ठीक है। अच्छा, जहन में रखिएगा, पहले हमने बात की करप्शन की, उसके बाद फैक्टर्स की, फिर आगे चलते हैं गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, करप्शन को रोका कैसे जा सकता है, और कॉन्क्लूजन। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा मैंने इसको कैसे लिखा है। पाकिस्तान was not created to be the way it is at the moment. The founders of the nation wanted the newly freed land to be a symbol of peace and development for all the eyes of the world. ये क्या है मेरा, मुझे बताएं, ये क्या चीज लिखी हुई है मैंने। हम्म, ओपनिंग स्टेटमेंट दी हुई है। उसके बाद देखें, द सिचुएशन that Pakistan has been facing since inception is due to many cases, but corruption is the main cause। ये आ गया मेन बात, यहाँ पे आपके मेन बात आ रही है कि करप्शन क्या है, वो मेन चीज है।
फिर करप्शन हैज पुश्ड द कंट्रीज इनटू द क्वागमायर ऑफ इश्यूज फ्रॉम, अब ये इश्यूज बता रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल टू सोसाइटल लेवल एंड फ्रॉम इकोनॉमिक टू पॉलिटिकल स्फीयर। याद रखिएगा इसको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की बात की, इकोनॉमिक की और सोसाइटल की बात की। आए जरा देखते हैं, ये देखें यहाँ पे जो हमने बात की इश्यूज की, उसमें आप देखें पोवर्टी भी है, एक सेकंड, एक सेकंड, हैंग हो गई थोड़ा सा। जी, अच्छा, तो ये सारी जो चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह सब कुछ इसमें आ गया। एक सेकंड, मैंने अपनी आउटलाइन को फॉलो किया, ठीक है। आउटलाइन को फॉलो करते करते मैं कहाँ पे आ गया, इसकी कॉजेस पे। तो मैंने कॉजेस को ऐसे लिखा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल क्या है, सोसाइटल लेवल क्या है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर हमने ऐसे कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। मधिया भी बेटा सारी चीजें बताता हूँ, होल्ड करें थोड़ा सा, भी चलने दें इसको। ओके, अब क्या है जी, पाकिस्तान हैज फेस माई राइट ऑफ प्रॉब्लम ओइंग टू करप्शन ऑल टू सक्सेसफुल गवर्नमेंट। मैंने आपको बताया था कि मैंने गवर्नमेंट वाला पॉइंट लिखा था, तो यहाँ पे गवर्नमेंट वाली बात आ गई। गवर्नमेंट ने मिनास को एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन अभी भी अलॉट इन द राइट डायरेक्शन करना है। मैंने यहाँ पे अपनी बात को मुकम्मल कर दिया, यानी आपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में अपनी आउटलाइन का एक स्केच देना है। आई बात समझ में? देखें, ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, ठीक है। मैंने शायद आप लोगों को अपने दो ऐसे लिखे हुए शेयर किए थे, जेंडर पे, करप्शन पे। जिसके पास नहीं हो मुझसे ले लेना क्लास के बाद। अच्छा, इस तरीके से आप क्या लिखते हो, इंट्रोडक्शन। अब आज की क्लास का जो मेन पॉइंट है वो ये है, सर इंट्रोडक्शन में थीसिस कहाँ पर आएगी। तो हम ये दो चीजें एक साथ सीखते हैं कि व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट। जो इसको हवा बनाया जाता है, पहला सवाल कि ये लिखते कहाँ पर है। ये आप इंट्रो में ऊपर नीचे बीच दाएं बाएं कहीं भी लिख सकते हो। पहला पॉइंट याद रखें, थीसिस स्टेटमेंट एनीवेयर। दूसरा आता है कि सर इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए थीसिस की। थीसिस की लेंथ आपके पास आइडियली जो है, इट नॉट इट शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 लाइन्स। मतलब एक लाइन की भी हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करें 3-4 लाइनों से ज्यादा नहीं लिखें। अब आता है मेन सवाल, चल थीसिस होता क्या है, ठीक है। थीसिस थीसिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जैसे
एग्जामिनर ने सवाल पूछा, जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान। मैं मतलब समझा रहा हूँ ना, थीसिस क्यों लिखते हैं, समझा रहा हूँ। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, ये टॉपिक है, हम इस पे लिख रहे हैं। तो मुझे बताइए कि क्या आप एग्री करते हो इस टॉपिक से, डिसएग्री करते हो? जल्दी से। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ इन पाकिस्तान, आप एग्री करते हो? क्योंकि भाई अभी भी आया, हम वर्स्ट कंट्री है पाकिस्तान। तो मेरा थीसिस क्या होगा? देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट जेंडर इक्वालिटी is myth in Pakistan. That's it. This is your thesis. थीसिस का मतलब ये है कि आपने पूरे 2000 वर्ड 1500 वर्ड तक जो भी ऐसे लिखा, उसका जवाब 1 से 2 लाइनों में आ जाए। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर ऐसे। एग्जामिनर इंट्रोडक्शन भी आपका पूरा नहीं पढ़ता, वो आपकी आउटलाइन देखता है, उसके जहन में पॉइंट होते हैं कि इस बच्चे ने 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, 5 पे ये बोला हुआ है। जाके थीसिस ढूंढता है, थीसिस में अगर सही लिखा हुआ होता है तो फिर वो आगे ऐसे को पढ़ने की जहमत करेगा। कंपल्सरी है थीसिस, थीसिस के बगैर कुछ भी नहीं है बेटा। थीसिस लाजमी आता है इसके अंदर। आई बात थोड़ी थोड़ी समझ में? सो थीसिस कैसे बनाते हैं? किसी भी ऐसे की बड़ी आसान होती है, मुश्किल नहीं है कोई। मिसाल के तौर पे एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, चैलेंजेस एंड रेमेडीज। ठीक है, अब ये टॉपिक आ गया। अब मुझे इस पे लिखना है, अब इस पे मुझे जवाब देना है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान is facing या has been facing several issues since its inception। सवाल का जवाब दे दिया मैंने इसको, जवाब क्लियर हो गया। there are numerous causes, there are numerous challenges to it, however some war footing measures can be taken to overcome challenge। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बनाया, जब तक आप नहीं बना सकते तो मेन आउटलाइन ना बने आपकी, याद रखिएगा। थीसिस डिपेंड्स ऑन योर मेन आउटलाइन। आपने मेन आउटलाइन में नहीं, जैसे मैं इसी की बनाता हूँ, एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान चैलेंजेस एंड रेमेडीज। ठीक है, इंट्रोडक्शन, फिर डिफाइनिंग एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान, उसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स। अच्छा, जब कॉजेज इम्पैक्ट्स आए तो दे देने चाहिए। उसके बाद आएगा कि व्हाट आर द कंक्लूजन, व्हाट आर द रिकमेंडेशंस, और एंड में आ जाएगा कंक्लूजन। ये मेरी मेन आउटलाइन होगी। ठीक है, आप लोग भी जब बनाओगे तो ये आपकी मेन आउटलाइन होगी। क्लियर है यहाँ तक? ओके, ये हमने आउटलाइन बनाई, अब हम थीसिस पे चलेंगे। उसको जवाब दिया कि भाई एजुकेशन सिस्टम बुरा है, फिर हमने बताया न्यूमरस चैलेंजेस, क्योंकि हमने आउटलाइन में लिखा। उसके बाद सम वॉल फुटिंग मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम इट। एक स्ट्रेटेजी से चलते हैं। वो स्ट्रेटेजी क्या है? आपको मैंने टॉपिक दिया, टॉपिक आया, आपने क्या करना है इस टॉपिक में से
टॉपिक अलग, डायमेंशन अलग, जिसको मैं डिकोडिंग कहता हूं। आपने डिकोडिंग कर लिया इसको, उसके बाद आप बनाइए मेन आउटलाइन। सिर्फ मेन आउटलाइन बनाए, पहले आपने मेन आउटलाइन बनाई, गो फॉर थीसिस स्टेटमेंट। आप थीसिस स्टेटमेंट बना लें और उसके बाद सब पॉइंट, और फिर हम इंट्रोडक्शन की तरफ चलें। ठीक है, आइए जरा किसी और ऐसे को हम ट्राई करते हैं, उसकी थीसिस कैसे बनेगी। फॉर इंस्टेंस, इफ द टॉपिक इज जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ एनीमोर, ये मैंने नया टॉपिक ले लिया है। जेंडर इक्वालिटी इज नॉट अ मिथ एनीमोर, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया एग्जामिनर ने मुझे दिया। इसका जवाब क्या होगा मुझे बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल, make the main outline, introduction, defining gender equality, then what are the factors proving that gender equality is still a myth। मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि भाई इज अ myth, what can be done to overcome gender inequality, conclusion। ठीक है, इसकी छोटी सी एक आउटलाइन बनाई मेन मैंने, ये समझ में आई मेन आउटलाइन इसकी, या ये ऊपर से चली गई? जल्दी से बताओ। ऐसे ही बनाओगे ना आप लोग मेन आउटलाइन जो मैंने आपको सिखाई है, ये इसकी मेन बन गई। अब मुझे देना थीसिस, तो थीसिस कैसे दूंगा? इन द 21st सेंचुरी, या अभी ये इंट्रोडक्शन के लिए जुमला रख देते, थीसिस हम डायरेक्ट डायरेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये थीसिस ठीक है। गुड मदिया, although although the world has achieved a significant level of gender equality, but but a lot more is to be done। ये जो लाइन है ये किसके लिए लिखा हुआ है? जो लोग इसके साथ जाना चाह रहे हैं, जो लोग टॉपिक के साथ जाना चाह रहे हैं कि हाँ हम मानते हैं कि जो दुनिया से जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो चुकी है, सारे जेंडर ठीक है, सब बराबरी का काम करें, उनकी आउटलाइन क्या होगी? ऑल्दो द वर्ल्ड हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ जेंडर इक्वालिटी। मतलब समझ में आ गया? आपने एग्जामिनर को बता दिया कि भाई मैं इसके सपोर्ट में हूं जो आपने बात बोली है, और क्योंकि हमने रिकमेंडेशन देनी है, बट अ लॉट मोर हैज टू बी डन, तो ये हमारे पास क्या हुआ? एक सपोर्टिंग हो गई। लेकिन अगर मुझे इसको सपोर्ट नहीं करना है इस बात को, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं यहाँ पे लिखूंगा, जी, मैं यहाँ पे अपने पास लिखूंगा
gender equality has not been achieved in the entire world. However, some measures can be taken to achieve gender equality. बात कितने कितने बच्चों को समझ में आई, ईमानदारी से बताना। मैंने आपको दोनों वेरिएंट की थीसिस बना के दे दिए। नहीं मदिया, वर्ल्ड वाइड भी ये मिथ है, वर्ल्ड वाइड भी ये मिथ ही है। देयर इज अ पे गैप, ठीक है। और अगर वर्ल्ड में आप सिर्फ यूएसए देख रहे हो, वर्ल्ड में साउथ अफ्रीका भी तो है। जब आप वर्ल्ड की बात करते हो तो उसके अंदर हमारे पास ब्राजील, मैक्सिको जैसे कंट्रीज भी तो हैं। जेंडर इक्वालिटी जो डेवलप्ड नेशन है, स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, वहां आपको थोड़ी बहुत नजर आती है, बट पाकिस्तान जैसे या अंडर डेवलप्ड नेशंस में तो बिल्कुल नहीं है। अफगानिस्तान भी तो है। बात क्लियर हुई? सो थीसिस क्या है? सिर्फ एग्जामिनर को जवाब देना है हमने, और कुछ नहीं। और एक दो देख लेते हैं वक्त से पहले, ये वक्त खत्म हो जाए। एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम। एक ये ऐसे हमारे पास आया, एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम। मैं इसकी मेन आउटलाइन बनाऊंगा। उसके बाद अगर मैं इससे एग्री करता हूं कि हाँ भाई हर सोल्यूशन के साथ प्रॉब्लम है, तो मेरा थीसिस क्या होना चाहिए होता बेटा? इफ्रा भी क्लास में, इफ्रा आप बताएं। आप लोग नहीं बना रहे थे, मदिया इसके ऊपर वर्किंग कर रही है। क्विकली, एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम। तो अब इस जुमले से अगर मैं एग्री करता हूं, मैं लिखूंगा देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट, क्या, एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम। ठीक है, आगे चल। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम, ये थीसिस खत्म हो गया है यहाँ पे। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने ऐसे में कोई और डायमेंशन ऐड कर रहा हूँ, यानी मेन आउटलाइन आपने बनाई है, उसमें आपने डाला एक पॉइंट कि जी ये बात तो दुरुस्त है, बट या हाउएवर some solutions can, however some steps can be taken to minimize the impact of problem। ठीक है, एक ये बन जाएगी इसकी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि थीसिस स्टेटमेंट वन लाइनर भी हो सकती है, टू लाइनर भी हो सकती है, और थ्री फोर लाइनर भी हो सकती है। ठीक है, मुझे बताएं ये चीज क्लियर हुई? अच्छा, अब इसको एज इट इज उठा के हम इंट्रोडक्शन में फिट कर लेंगे। Although people solve problems to make life better, every solution often creates a new problem whenever it's technology, the economy। इसको छोटा करना बढ़िया, ये आपने इंट्रो लिख दिया है, इसमें इसका जवाब नहीं मिला। एवरी सोल्यूशन ब्रिंग्स अ न्यू प्रॉब्लम, पहले इसका जवाब तो दे दे। Although people try to solve problems, but so though every solution brings a new problem, but it also leads to innovation and growth। गुड, ये अच्छी है उदा। इसका मतलब आपने एक पट्टी पकड़ ली और आप उस पर चलते रहोगे। गुड है, आपको समझ में आ गई ये बात। मतलब ये समझ में आ गया, उसको छोटा करना है। एक और टॉपिक लेते हैं और उसके बाद एंड करेंगे इसको। मिसाल के तौर पे टॉपिक हम करते हैं, पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज एंड पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज एंड पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। पहले हम इसकी मेन आउटलाइन बनाएंगे, इंट्रोडक्शन, ओवरव्यू ऑफ रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की रिसोर्सेज का ओवरव्यू लेंगे। फिर व्हाई
या फैक्टर्स प्रूविंग दैट पाकिस्तान इज रिच इन रिसोर्सेज एंड पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। पूरा लिख लीजिएगा, टाइम कम है इस वजह से। कॉजेज बिहाइंड पुअर मैनेजमेंट, ये दे देंगे। और उसके बाद क्या आ जाएगा, रिकमेंडेशंस टू इम्प्रूव। ठीक है, फिर वो पूरा लिख देंगे पाकिस्तान की गवर्नेंस और कॉन्क्लूजन। ये मेरी कुछ इस तरह से थीसिस मेन आउटलाइन नजर आएगी। अब मैं क्या करूंगा बेटा, मुझे इसका बनाना है थीसिस। सो ऑल दो, अब ऑल दो से शुरू किया, ऑल दो पाकिस्तान हैज number of natural resources, however there are multiple factors which shows that Pakistan is poor in its management। मैं इससे एग्री कर रहा हूं ना, ठीक है, मैंने ये जुमला लिखा, poor in its management owing to various causes, owing to various causes, यहाँ से हटा देते हैं, एक ही जुमला है, owing to various causes, however war footing measures can be taken to overcome challenges। ठीक है बेटा, चलो ये मैंने एक बना दी। इससे ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको बनाना है या नहीं बनाना है। कैसे, ये देखें, पहले वाले जुमले में हमने बोला कि नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास बहुत हैं, लेकिन मल्टीपल फैक्टर हैं जो बताते हैं कि पाकिस्तान इज पुअर इन इट्स मैनेजमेंट। सही। फिर हमने बताया ओइंग टू वेरियस कॉजेस, क्योंकि मेरे ऐसे में कॉजेस का जिक्र है। हाउएवर वॉर फुटिंग मेजर्स कैन बी टेकन टू ओवरकम चैलेंजेस, दिस इज माय थीसिस। अब आप लोगों का चेक कर लेते हैं। पाकिस्तान हैज मैनी, नहीं ये सब नहीं लिखोगे बेटा, ये डिटेल नहीं देते, थीसिस में डिटेल नहीं आती। जैसे मैंने बनाया ना, पाकिस्तान हैज मैनी नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स इट। ये आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो। इसका क्रक्स निकालो, जो आपने पूरा लिखा है ना, इसका क्रक्स बनाओ। मेरे वाले को देखो, आइडिया हो जाएगा। उदा, इफ्रा और मदीहा, ये सब आपको क्लियर हो रहा है। थीसिस की समझ लगी थोड़ी कि व्हाट इज थीसिस, क्या होता है, जो लोग इतना डर रहे होते हैं थीसिस से। कोई मुश्किल चीज नहीं है थीसिस, जस्ट पैटर्न पता हो आपको, स्ट्रक्चर पता हो आपको कि यार मुझे इसको बनाना कैसे, बस बन जाएगा। तो मैं आपको एक काम ही करूंगा कि एक वीडियो में आपको भेजता हूँ, मेरी एक और थीसिस बनी हुई, वो और इन डिटेल है। उस वीडियो को वॉच करें, ठीक है। उस वीडियो को वॉच करने के बाद फिर आपको होमवर्क दूंगा मैं, एटलीस्ट कोई 10 to 20 थीसिस दूंगा, वो बनाइएगा और चेक करवाइएगा, ठीक है बेटा। और जो ग्लोबल वार्मिंग वाली क्लास कल मेरे एंड से इशू आया था लाइट का, तो वो जो है किसी भी एक दिन रख के आपको थीम भी करवा दूंगा। और किसी का कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप कर ले। टाइम खत्म हो गया है, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।